बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने ऑलमोस्ट टेंसेस की वीडियोस को देख लिया होगा और उसमें हमने टेंसेस में किस तरह से एक फ़िक्रे की पहचान की जाती है कि वो कौन से टेंस का है या फिर वो टेंसेस के अलावा मिल्कियत वाला फ़िक्रा है या इंट्रोडक्टरी या तारफ़ी फ़िक्रात हैं, और फिर उनमें कौन सा रूल इस्तेमाल होता है ट्रांसलेट करने के लिए, और उसके अलावा उस फ़िक्रे की तरतीब क्या होती है। इस हवाले से इससे पिछली वीडियोस में बात हो चुकी है। आज हम सेंटेंसेस के एक मैराथन से गुज़रेंगे। जी हाँ, आज हम काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम उस तरतीब को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को लेकर और उसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन तक गुज़रते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अभी बिगनर हैं, जिन्होंने अभी नए नए टेंसेस सीखे हैं, उनके लिए वो तरतीब बहुत अहम और बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इसलिए उस तरतीब को साथ साथ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आज हम इंशाल्लाह बढ़ते हैं सेंटेंसेस यानी उर्दू फ़िक्रात के एक सिलसिले की तरफ, जिसमें हम वन बाय वन मुख्तलिफ़ फ़िक्रात को लिख कर और उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं, उन तमाम को सामने रखते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम टेंसेस के फ़िक्रात बारी बारी मिक्स होकर मिलेंगे। एक एक टेंस के इकट्ठे इसलिए नहीं लिख रहा कि वो आसान हो जाते हैं, और जब हम उनको मिक्स करके करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे उसकी समझ आती है। जी, तो चलते हैं पहले फ़िक्रे की तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास कि वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। जी बेटा, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है टेंस में वो यही है कि सबसे पहले हम उसमें मेन वर्ब ढूंढेंगे। जी हाँ, वर्ब दो तरह के वर्ब सेंटेंसेस में होते हैं। एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड होते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों मिलकर टेंस की पहचान करवाते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब ढूंढेंगे। जी हाँ, ये किताब को शाया करना, किताब को पब्लिश करना, ये हमारा पहला काम था। इससे हमें ये मालूम हो गया कि अब हमने वर्ब मालूम होने के बाद हमें पता चल गया कि हमने अब टेंसेस की तरफ जाना है। और फिर दूसरा काम अब हमारा ये है कि हम इसमें से देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है और कौन से टेंस के लिए हमने जाना है फ़िक्रे के आखिर में। आखिर में क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में लिखा हुआ है करेंगे। तो ये गागी गे सिंपल आया है। अगर ये चुका होगा, चुकी होगी होता, चुका लिया दिया के साथ अगर आ रहा होता तो हम कहते ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर रहा होगा रही होगी के साथ आ रहा होता तो हम कहते कि या तो ये फ्यूचर जी, तो फ़िक्रे के आखिर में लिखा हुआ है करेंगे। तो करेंगे जो है वो अगर तो यहाँ पर चुका होगा चुकी होगी होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट होता, चुका होगा लिया होगा दिया होगा तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट होता, और अगर ये रहा होगा रही होगी होता तो फिर या ये फ्यूचर कंटिन्यूस होता या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता। लेकिन यहाँ पे चुका लिया दिया भी नहीं आया, रहा रही रहे भी नहीं आया। इसका मतलब कि ये फ्यूचर सिंपल है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं।
जी हाँ, तो किसी भी टेंस को करने से पहले हम साथ में उसकी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे स्टार्ट में, कि हमें पता चला कि ये फ्यूचर सिंपल है या ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और तो पहला काम था वर्ब ढूंढना, दूसरा काम था कि हमने देखना टेंस की पहचान करना ये कौन सा टेंस है, और तीसरा काम था कि उसमें सब्जेक्ट ढूंढना कि सब्जेक्ट या फाइल या काम करने वाला मौजूद है। जी हाँ, तो वो है। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये वो के साथ एंड पर गे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो अकेला नहीं है, ये वो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, यानी यहाँ पर दे का यूज़ होना है। तो इस बात को भी साथ देख लिया करें कि जब वो लिखा हुआ है तो एंड पर देखा करें कि ये वाहिद है या जमा है। तो यहाँ पर वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे, गे हमें बताता है कि ये वो ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसमें दे का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। जी हाँ, तो जब हमने वर्ब भी ढूंढ लिया, सेंटेंस का नेम भी पहचान भी कर ली और फाइल भी सब्जेक्ट भी उसमें हमने ढूंढ लिया, तो उसके बाद हमारा अगला काम ये होता है कि हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो मुस्बत है, मनफी है या सवालिया है। तो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर तो सेंटेंस या फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो, तो फिर ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये फ़िक्रा असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ना हो तो फिर ये देखना इतना मैटर नहीं करता कि ये मुस्बत है कि मनफी है, सवालिया है, क्योंकि इसमें सबका रूल सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि इस सेंटेंस में जो रूल है वो क्या यूज़ होगा। जी हाँ, तो फ्यूचर सिंपल का या फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है। रूल से मुराद ये है कि हमने ये देखना होता है कि उसमें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है और मेन वर्ब कौन सा यूज़ होना है। जी हाँ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल में हमने पढ़ा था कि इसके लिए ऑक्सिलरी यूज़ होती है विल या शैल की, और उसके साथ हेल्प वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। जी शुरू में थोड़ा सा डिटेल से चल रहा हूँ, आहिस्ता चल के आगे हम स्पीड थोड़ी सी पकड़ लेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में विल या शैल का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और इसके साथ ही अब हम इस सेंटेंस को करने की तरफ बढ़ेंगे। तो सेंटेंस की तरतीब के लिए हमने सीख रखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो हमारे पास इस वक्त सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है काम करने वाला और वो है वो ज़्यादा हैं इसलिए यूज़ होगा दे। उसके बाद आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम जानते हैं कि दे के साथ विल यूज़ होता है, दे विल, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है और उसकी फर्स्ट फॉर्म है। और शाया करने की इंग्लिश होती है पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, दे विल पब्लिश। क्या पब्लिश करने जा रहे हैं, दिस बुक। और जो बाकी आपका रह गया वो नेक्स्ट ईयर हम उसके बाद आगे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेंटेंस है हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम अगेन वही चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें वर्ब मौजूद है। जी हाँ, मेन वर्ब इसमें जमा करना मौजूद है। वर्ब के बाद दूसरी चीज़ जो हमने देखनी होती है वो सेंटेंस की पहचान करनी है, और पहचान हो रही है एंड से। और यहाँ पर है रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं जो है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है जिसे हमें, तो हम ये भी लिख लेंगे साथ कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के बाद थर्ड थिंग जो हमने देखनी है वो ये नहीं है कि सब्जेक्ट इसमें मौजूद है कि नहीं है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर वो पैसिव वॉइस होता है। बहरहाल इस वक्त हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस नहीं कर रहे। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं में हमने मेन वर्ब भी ढूंढ लिया, टेंस की पहचान भी कर ली कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसमें हमने फ़ाइल भी ढूंढ लिया, सब्जेक्ट क्या है,
और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है यानी असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर ये सादा फ़िक्रा है, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का है चूँकि, तो मैंने कहा कि मुस्बत, मनफी और सवालिया के बारे में सोचना उस वक्त ज़रूरी होता है जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट हो। बिकॉज़ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है ये सोचना इस वक्त कि ये मुस्बत है, मनफी है या सवालिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस सेंटेंस का रूल क्या है। तो जनाब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, और इसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और प्लस आईएनजी यूज़ होता है। अब यहाँ पर इज़, एम, आर की ऑक्सिलरी जो है वो हमने सब्जेक्ट के लिहाज से ढूंढना होता है। सब्जेक्ट हमारा है हम की इंग्लिश है वी के साथ हम जानते हैं कि आर यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे तकरीबन सेंटेंस की कंप्लीशन पे आ चुके हैं कि हमने आर को यूज़ करते हुए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और इस तरीके से ये सेंटेंस मुकम्मल करना है। तरतीब की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हम है, हम की इंग्लिश हो गई वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने डिसाइड कर लिया था आर। उसके बाद जनाब जमा करना कलेक्ट होता है, तो GCO कलेक्ट, लेकिन हमने उसके साथ ING भी लगाना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा कलेक्टिंग। और क्या जमा कर रहे हैं? पुराने सिक्के, ओल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पे ओल्ड जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन से पहले आता है नॉर्मली। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, फुल स्टॉप। और इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हिना के पास तितलियां हैं? क्या हिना, हिना इज़ अ नेम, क्या हिना के पास तितलियां हैं? जी हाँ, तो अब दोबारा हम उसी स्कीम के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई मेन वर्ब नज़र नहीं आता जिसकी फॉर्मा वर्ब होती हैं। इससे मालूम हुआ कि अब हमने टेंसेस की तरफ नहीं जाना। टेंसेस की तरफ अगर नहीं जाना हो तो फिर सादा फ़िक्रों में सबसे पहले मिल्कियत की निशानी हमने ढूंढनी होती है। और यहाँ पे हमें लफ्ज़ पास जो है वो बताता है कि ये मिल्कियत वाला सेंटेंस है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम ये एक इसका रूल हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास मिल्कियत है। अगली बात हमने ये देखनी है कि ये मिल्कियत जो है वो है हूँ हैं वाली है। इट मीन कि ये प्रेजेंट वाली मिल्कियत है। तो प्रेजेंट वाली मिल्कियत के लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि हम उसके लिए हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। ओके, अब अगेन हैज़ या हैव का यूज़ जो है वो हिना चूँकि सिंगुलर है, वाहिद नाम है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि चूँकि क्या हिना के पास तितलियाँ हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है। तो अब हम इसको करेंगे कि हैज़ हिना बिकॉज प्रॉपर नाउन है, H कैपिटल होगा। हैज़ हिना बटरफ्लाइज। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं? जी हाँ, मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब हम अगेन इसको स्कीम पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें वर्ब तलाश करना है, वर्ब ढूंढना है। तो अंडे देना, ले एग्स जो है ये हमारे पास वर्ब मिल चुका है। इसका मतलब कि अब हमने टेंसेस की तरफ जाना है और उसके बाद हमने करनी है पहचान। तो एंड पर फिर बेटा ता है, ती है वगैरह आ गया है। तो हम जानते हैं कि ता है, ती है, ते हैं जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट
सेंटेंस में आता है, इसलिए हमने इसकी पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि इसमें क्या सब्जेक्ट, जी हाँ, मुर्गियाँ अंडे देने वाली भी इसके अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद हमने देखना होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, या हम कह सकते हैं असर्टिव है, अफर्मेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे हमें अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस नज़र आ रहा है। और ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम बार बार बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें देखनी है वो ये है कि इसका रूल क्या है। जी हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस का रूल, यानी उसमें ऑक्सिलरी कौन सी यूज़ होती है, और यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है और वर्ब कौन सा यूज़ होता है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी यूज़ नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। अगेन तो हमारे पास रूल में सिर्फ आ जाएगा कि नो ऑक्सिलरी या नो हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ साथ हमने कहा था कि अगर यहाँ पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सिंगुलर होता, यानी वाहिद होता, ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम होता, तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी ऐड करना था। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वाहिद नहीं है, सब्जेक्ट इसका जमा है, प्लूरल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटेंस की तरतीब की तरफ। तो सेंटेंस की तरतीब होती है SHVO। और अभी हमने चूँकि पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंसेस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी उनके असर्टिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। उसकी जो तरतीब होती है वो सिर्फ SV और O होती है। तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास हैंड्स। अब चूँकि ये प्लूरल हैं तो वर्ब की फॉर्म के साथ हमने S या ES यूज़ नहीं करना। हैंड्स ले, और क्या दे रही हैं जी वो, एग्स। जी हाँ, और उसके बाद बाकी जो भी रह गया हमारे पास वो क्या है, सारा साल, उसके लिए हम कहेंगे राउंड द ईयर। तो मेन चीज़ जो होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब के साथ SES लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी तो फिर वर्ब के साथ SES यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस है हमारे पास, बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, तो अब बिल्कुल हम दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ लौट के जाते हैं। सबसे पहले हम देखने हैं कि इसमें मेन वर्ब मौजूद है। जी हाँ, ऐलान करना, ठीक है, अनाउंस करना या डिक्लेयर करना, ये बिल्कुल हमारे पास वर्ब मौजूद है। और अगर वर्ब मौजूद है तो उसके बाद जो सेकंड काम हमने करना है वो टेंस की पहचान है। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया है आ चुका है, तो किया है, दिया है, लिया है, चुका है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी होती है। तो इस तरीके से हम इस जगह पहुँच गए कि ये हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होने के बाद उसके बाद हमारा अगला काम ये है कि हमने ये देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। जी हाँ, बोर्ड ने ऐलान करना है और बोर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, इसका मतलब कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। उसके बाद हमने इसमें देखना होता है ये मुस्बत, मनफी या सवालिया फ़िक्रा है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये देखना ज़रूरी नहीं होता कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया है, क्योंकि ये हमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इसका देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल आ जाता है, और रूल में हम देखते हैं कि इस टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव यूज़ होता है, और उसके साथ वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जी हाँ, और यहाँ पर चूँकि हमने फिर कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जब हमने देखना है तो बोर्ड चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो है वो बोर्ड, और बोर्ड के साथ हमारे पास हैज़ यूज़ होगा। तो हमारे पास अब इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले इसकी एक तरतीब को देख लेते हैं। तो तरतीब जो हमारे पास होती है असर्टिव सेंटेंसेस की होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास आ गया बोर्ड, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी कौन सी यूज़ होगी, चूँकि बोर्ड सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ यूज़ होगा। बोर्ड हैज़ वर्ब ऐलान करना है और वो होगा डिक्लेयर, और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी डिक्लेयर्ड। और उसके बाद हमारे पास क्या डिक्लेयर किया है बोर्ड ने, उसने रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर द रिज़ल्ट। और इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जी हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कमरे में 3 कुर्सियाँ थीं। अगर हम अपनी स्कीम की तरफ बढ़ते हैं तो स्कीम के मुताबिक यहाँ पर हमने सबसे पहले वर्ब तलाश करना है। मेन वर्ब यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद सेकंड काम हमारा क्या है कि अगर वर्ब नहीं होगा तो फिर हमने क्या देखना है कि क्या इसमें मिल्कियत का कोई साइन, मिल्कियत की कोई अलामत मौजूद है। जी, पास, रखता, रखती, रखते और जिस्म के हिस्से मिल्कियत की अलामतें हैं, जो कि तीनों यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और अगर मिल्कियत भी ना हो तो फिर ये तारफ़ी फ़िक्रा होता है, और उसमें हम लोग इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, और विल बी, शैल बी जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये मिल्कियत वाला सेंटेंस भी नहीं है, बल्कि ये तो एक तारफ़ी फ़िक्रा है जिसको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। और इसका अंदर हम लोगों ने यूज़ करना है, अगर था, थी, थे आ जाए तो वॉज वर यूज़ करना है हूँ है आ जाए तो इज़, एम, आर यूज़ करना है। तो कमरे में 3 कुर्सियाँ थीं। एक तो हमने इस बात का डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को वॉज वर के साथ ट्रांसलेट करना है, बिकॉज़ ये मिल्कियत नहीं है, ये तारफ़ी फ़िक्रा है। इस सेंटेंस के अंदर एक और ख़ास बात है जो हमने समझने की है, और इससे पहले हम इसको कर चुके हैं, वो ये कि कमरा जो है वो जगह है और कुर्सियाँ जो हैं वो चीज़ है। तो जब जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ जाए तो फिर इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के अंदर देयर का यूज़ भी हमने करना होता है। इसका मतलब कि देयर का यूज़ करते हुए वॉज वर के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें चूँकि हमने देयर का यूज़ भी करना है, बिकॉज़ जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ गया है, तो हम कहेंगे कि देयर यूज़ करेंगे वॉज वर के साथ, और इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब हम सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। देयर, अब चूँकि कुर्सियाँ ज़्यादा हैं, देयर वर 3, अब एंड पे आ जाता है चेयर्स, और हैं कहाँ पे, इन द रूम। जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो मेरी बात नहीं सुनता है। वो मेरी बात नहीं सुनता है। ये सेंटेंस हमने लिख लिया। स्कीम के ऊपर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें वर्ब तलाश करना है। तो जी, मेन वर्ब इसमें सुनना मौजूद है, इसका मतलब कि अब हमने टेंसेस में रहना है। उस टेंसेस की जब हमने बात कर ली तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जी हाँ, तो एंड पर आया है, ता है, ती है, ते हैं, सुनता है।
सुनता है हमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जी हाँ बेटा, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर अगली बात हमारे पास आ जाती है कि हमने इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है इसमें वो, इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस का टेंस है। उसके बाद हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हमने ये भी देखना है कि ये फ़िक्रा असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसलिए हमें ये भी देखना होगा कि ये फ़िक्रा नेगेटिव का है। तो नेगेटिव के लिए हम साथ में माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने इसके रूल की तरफ जाना है। तो रूल की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में दो कैटेगरीज़ हैं। ही शी इट वाली कैटेगरी में हम लोगों ने डज नॉट यूज़ करना होता है, आई वी यू दे के साथ हमने डू नॉट यूज़ करना होता है। तो ही शी इट और सिंगुलर नेम को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट यूज़ होता है और आई वी यू दे और प्लूरल जो हैं, यानी जब ये प्लूरल हो जाते हैं तो फिर उसके साथ डू नॉट यूज़ होता है। तो हमें ये भी समझ आ गई कि हमने यहाँ पे डज नॉट यूज़ करना है क्योंकि वो जो है वो सिंगुलर है। तो डज नॉट के साथ रूल हम पूरा लिख रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जब नेगेटिव हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो अगेन हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। और अब हम आते हैं इसकी तरतीब की तरफ। तो इसकी तरतीब भी होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, वो मेरी बात नहीं सुनता है, यानी ये मुज़क्कर है, लड़का है, तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। और ही के साथ यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डज नॉट। तो डज नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और पहली फॉर्म जो है वो लिसन होगी, एल आई, लिसन, मेरी बात, माई वर्ड। ठीक है, तो या फिर माई वर्ड अगर आपने नहीं कहना तो आप सिंपल मी भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ही डज नॉट लिसन मी। जी हाँ, तो वो मेरी बात नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन मी। हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। तो सेंटेंस हमने लिख लिया, हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। स्कीम की तरफ चलते हैं। दूध देना हमारे पास वर्ब मौजूद है, ठीक है जी। तो मेन वर्ब जब हमारे पास मौजूद हो तो फिर उसके बाद हम देखते हैं टेंस कौन सा है। जी हाँ, तो यहाँ पर एंड पे लिखा हुआ है रहा है रही है। तो रहा है रही है में हमने हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाए, रहा है रही है आ जाए, तो हमने ये भी देखना होता है कि पीछे कहीं टाइम तो नहीं बताया हुआ, क्योंकि अगर ये टाइम नहीं होगा तो फिर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, और अगर इसमें टाइम आ जाएगा तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमवार या ड्यूरेशन या टाइम पीछे बताया हुआ है। इससे हमें ये समझ आ गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो हम टेंस का नाम लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, टेंस है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जब हमने टेंस पहचान लिया, उसके बाद हमने ये देखना है कि इसके पास सब्जेक्ट, जी हाँ सब्जेक्ट है हमारी गाय, ओके, दूध देने वाली, जिसने दूध देना है, सब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब कि ये एक्टिव वॉइस का है। इसमें मुस्बत मनफी सवालिया देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके रूल के ऊपर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो होता है, इसके रूल में हमने कहा था इसकी ऑक्सिलरी जो है वो या तो हैज़ बीन होती है या फिर हैव बीन होती है। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं, और वर्ब की हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और साथ में आईएनजी का इजाफा करते हैं। और उसके अलावा टाइम बताने के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये सिंस और फॉर का यूज़ भी हम इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अभी पढ़ते हैं। तो रूल लिखने के बाद हमारी आ गई इसकी तरतीब।
तरतीब हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा वर्ब और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और एंड पे हमने टाइम ले जाना है। तो हमारी गाय की इंग्लिश होगी आवर काउ। अब काउ जो है वो चूँकि सिंगुलर है तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद ये है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक सिंगुलर हो तो हैज़ बीन लगता है और अगर ये प्लूरल हो सब्जेक्ट तो फिर हैव बीन आता है। तो चूँकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आवर काउ है तो हम कहेंगे हैज़ बीन। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूँ कि चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वो ऑक्सिलरीज जो आमतौर पे दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब जो दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, अगर नॉट लगाना हो तो हम उनके दरमियान में लगाते हैं, इसलिए हैज़ नॉट बीन। इसी तरह से अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो भी हम सिर्फ हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाते, बीन को हम हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पर ही रखते। जी दोबारा इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जैसे यहाँ पर टू वर्ड्स हैं हैज़ और बीन, हैव और बीन, तो यहाँ पर अगर नॉट लगाना हो तो हम इन दोनों के सेंटर में लगाते हैं। और इसी तरीके से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में लेके जाना होता है तो सिर्फ हैज़ जो है वो स्टार्ट में जाएगा, राइट, बीन जो है वो अपनी ही जगह पे रहेगा। तो अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट आवर काउ, हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन, वर्ब ठीक है यील्डिंग YIELDING, यील्डिंग या गिविंग, ठीक है, और क्या नहीं दे रही, मिल्क। ओके जी, और कब से नहीं दे रही, सोमवार से नहीं दे रही, तो हम लिखेंगे सिंस मंडे। तो अब यहाँ पर हम एक और चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बाज़ जगहों पे हमने सिंस यूज़ करना होता है, बाज़ जगहों पे फॉर यूज़ करना होता है। तो इसको आसान करने के लिए वो हम कहते हैं फ़िक्स्ड टाइम एंड ड्यूरेशन और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं। बट मैं आपको ज़रा थोड़ा सा सिंपल वे से समझा देता हूँ और उसके साथ आई होप सो कि आपको दोबारा कभी भी सिंस और फॉर को यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ बेटा, तो हमारे पास टाइम का सबसे छोटा यूनिट होता है, जी मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि हम लोग फॉर किस किस के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर के लिए आपने याद रखना है कि टाइम का हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है सेकंड। तो अगर टाइम सेकंड्स में दिया हुआ हो तो हम फॉर यूज़ करेंगे। सेकंड्स मिलकर मिनट्स बनाते हैं, तो अगर मिनट्स में टाइम दिया हुआ है तो भी फॉर यूज़ करेंगे। मिनट्स के बाद मिनट्स 60 मिनट्स हों तो आवर्स बन जाते हैं। टाइम घंटों में दिया हो तब भी फॉर यूज़ करते हैं, जैसे वो 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से सोया हुआ है, 2 घंटे से खेल रहा है। मिनट्स में हम आ जाते हैं कि वो 15 मिनट से खाना खा रहा है, वो 30 मिनट से टेस्ट दे रहा है। तो अगर टाइम सेकंड्स में बताया जाए, मिनट्स में या आवर्स में, जी हाँ, तो छोटे यूनिट हमारा सेकंड। सेकंड से 60 सेकंड्स हो तो मिनट्स बन जाते हैं, 60 मिनट्स हो तो आवर्स बन जाते हैं और 24 आवर्स हो तो डे बन जाता है। तो अगर टाइम जो है वो दिनों में बताया जाए तो फिर भी हम फॉर यूज़ करेंगे कि वो 4 दिनों से 5 दिनों से एक्सरसाइज कर रहा है, वर्जिश कर रहा है। तो जब दिनों में टाइम बताएगा तब भी फॉर यूज़ करेंगे। दिनों के मिलने से या तो बनते हैं वीक, ठीक है, और या बनते हैं मंथ्स। तो अगर यहाँ पे टाइम जो है वीक्स और मंथ्स के अंदाज में बताया जाएगा तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर, कि वो 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से या 2 महीनों से 3 महीनों से 5 महीनों से, और जो मंथ्स हैं वो मिलके बन जाते हैं ईयर्स। और अगर ये बताया जाए 2 सालों से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से कोई किसी शख्स काम को कर रहा है या कर रहा था या कर रहा होगा, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाए या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाए, तीनों केसेस के अंदर जब ये जो हमारी टाइम फॉर्मेट है कि मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम अगर सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स में आएगा तो हम फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन
सिंस का यूज़ अब फिर कब करेंगे? आप कहेंगे सर सारे तो टाइम यूज़ हो गए, सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, तो इसके अलावा टाइम किस तरह से बताया जाएगा? जी हाँ, तो इसके अलावा अगर टाइम बताया जाता है तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। और वो कैसे कि अगर हम सेकंड, मिनट्स और आवर्स की बजाय अगर वो कहता है कि 7 o'clock 7 बजे से कोई काम कर रहा है, ओके, इसके अलावा वो कहता है 5:10 से वो ये काम कर रहा है, उसके अलावा अगर वो कहता है कि 6 PM से कर रहा है, ओके, 7 PM से कर रहा है, 6 बजे से कर रहा है, वो ये नहीं कहता कि 6 घंटों से कर रहा है, वो कहता है 6 बजे से कर रहा है या 6 PM से कर रहा है, 6 AM से कर रहा है, तो तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरीके से टाइम की जो बताने के तरीके होते हैं कि जैसे हमको अगर वो कहता है जी 6:30, 6:30 यानी 6:30 बजे से कर रहा है, तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। ओके बेटा। और उसके बाद आते हैं डेज़। तो डेज़ के फॉर्मेट में हम लोग अगर वो डेज़ के अगर हम कुछ इससे या उसके कुछ टाइम ड्यूरेशंस को चेक करें तो डेज़ के टाइम ड्यूरेशन होते हैं जी, अगर कहता है जी मॉर्निंग, वो सुबह से ये काम कर रहा है, शाम से कर रहा है, ओके जी। उसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सनराइज, सनसेट, नून, नाइट, तो इस तरीके से जो डेज़ के पार्ट्स में अगर बात करेगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे। वीक की बात करते हैं कि वो 2 हफ्तों से काम कर रहा है तो फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वीक्स के जो डेज़ हैं उनके वो नाम लिख देता है कि मंडे, ट्यूसडे, यानी वो पीर से काम कर रहा है, मंगल से काम कर रहा है, ठीक है, बुध से काम कर रहा है, इस तरीके से वीक के डेज़ के नेम वो यूज़ करेगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरीके से वो कहता है 2 महीनों से, 3 महीनों से, तो फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो किसी महीने का नाम ले लेता है, वो कहता है फरवरी से, ओके जी, या इसके साथ वो डेट भी बता देता है कि 13 मार्च से, तो भी हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ईयर्स में। तो ईयर्स में 2 साल, 5 साल से काम कर रहा है तो फॉर, और अगर वहाँ पे ईयर लिख दिया जाता है कि वो 2010 से ये काम कर रहा है, या वो एक प्रॉपर डेट जो है वो बता देता है, जिस तरह से हमने यहाँ पे कहा कि अगर वो कहता है कि 14 अगस्त, ठीक है, 2012 से अगर कोई काम कर रहा है जी, तो बेटा फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। ओके जी। इसके अलावा जो मौसमों के नाम है जिसमें हम कहते हैं कि वो मौसम बहार से, स्प्रिंग से, ऑटम से, या रेनी सीज़न से, या वो विंटर से ये काम कर रहा है, तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा सिंस और फॉर के यूज़ को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें ताकि इसको हम आगे बढ़ सकें। सिंस और फॉर का यूज़ भी हमने इसमें सीख लिया, क्योंकि पहले से ये बात डिस्कस नहीं की गई थी। तो ये सेंटेंस चूँकि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आ गया था और उसमें टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ था, तो वो भी हम लोग कर चुके हैं। ओके जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं? जी, तो इसमें देखते हैं हम कि ये सवालिया फ़िक्रा है एक। तो दूसरा इसमें हमने ये देखना है कि क्या इसमें मेन वर्ब मौजूद है। तो मेन वर्ब यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता। तो अगर मेन वर्ब मौजूद नहीं होगा तो हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले मिल्कियत देखनी है। इसके अंदर पास, रखता, रखती, रखते या जिस्म के हिस्सों का जिक्र भी नहीं है, तो ये मिल्कियत वाला सेंटेंस भी नहीं है। मिल्कियत के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है तारफ़ी फ़िक्रात की, जिसमें हम प्रेजेंट हो तो इज़ एम आर यूज़ करते हैं, पास्ट हो तो वाज वर यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर फ्यूचर हो तो विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर चूँकि हैं यूज़ हुआ है, इससे हमें पता चला कि ये तारफ़ी फ़िक्रा है इज़ एम आर वाला। तो यहाँ पे हमने इज़ एम आर के साथ इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। उसके बाद जब हमने इज़ एम आर या तारफ़ी फ़िक्रात के अंदर आते हैं तो हमने हमेशा
यूज़ ऑफ देयर के लिए और इट के लिए भी देखना है कि यहाँ पे मौसम का जिक्र तो नहीं है, या कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि जगह का जिक्र जो है वो चीज़ से पहले आ गया हो। तो जी हाँ, तालाब जगह है और मछलियाँ चीज़ है, तो जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ गया। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे ये भी ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे देयर का यूज़ भी करना है। और उसके साथ साथ ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्रा है, और सवालिया फ़िक्रे में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाया जाता है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर ऑक्सिलरी सिंगुलर आनी है या प्लूरल आनी है। तो चूँकि मछलियाँ प्लूरल हैं, ठीक है, तो मछलियाँ प्लूरल हैं, इसलिए हैं के साथ और आखिर में लिखा हुआ हैं भी बता रहा है कि ये प्लूरल है, इसलिए हमने ऑक्सिलरी आर यूज़ करनी है। और क्या की वजह से आर ने शुरू में आना है, तो हम शुरू में आर भी यूज़ करेंगे। आर के बाद हम लिखेंगे देयर, आर देयर, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर तादाद का पता हो कि कितनी मछलियाँ हैं तो फिर हम नॉट यूज़ करते हैं, और अगर तादाद का पता ना हो तो फिर हम नो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर देयर नो फिश ओके इन द पॉन्ड, और आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक सवालिया फ़िक्रा है। उसके बाद जी मज़दूरों ने जुलूस निकाला। मज़दूरों ने जुलूस निकाला। अब हमने इस सेंटेंस को भी उसके ऊपर स्कीम को लेके चलना है। सबसे पहले हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे। जी हाँ, निकालना जो है ये मेन वर्ब मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम टेंसेस में रहेंगे। और टेंसेस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर देखें एंड पर है, हूँ, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि सिंपल अगर अलिफ आता है या छोटी ये आती है, हमज़ा छोटी ये आती है, हमज़ा बड़ी ये आता है, 3-4 मैंने निशानियाँ आपको बता रहा हूँ। खाली अलिफ आता है, छोटी ये आती है, हमज़ा छोटी ये आती है, हमज़ा बड़ी ये आता है, तो फिर ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। यहाँ पे चूँकि अलिफ आ रहा है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जी हाँ, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है हमारे पास। ओके जी, तो सबसे पहले हमने इसमें वर्ब ढूंढा। वर्ब ढूंढने के बाद हमने इसमें टेंस की पहचान की, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में मुस्बत मनफी और सवालिया देखना भी ज़रूरी होता है। तो मज़दूरों ने जुलूस निकाला, ये मुस्बत फ़िक्रा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का मुस्बत के लिए मैं आमतौर पे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मुस्बत फ़िक्रा है। और अब आते हैं इसके रूल की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, सॉरी इसमें एक चीज़ और रह गई कि हमने देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। जी हाँ, क्योंकि ये ना भूलें अभी, क्योंकि जब पैसे वाइज करेंगे तो भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मज़दूरों ने जुलूस निकाला है, तो सब्जेक्ट भी मौजूद है, तो एक्टिव वाइज का सेंटेंस है। अब हम आते हैं रूल के ऊपर। तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के मुस्बत फ़िक्रों में हम लोगों ने कोई ऑक्सिलरी या आप कह लें कि हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ नहीं करना होता। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करके इस सेंटेंस को जो है वो मुकम्मल करना है। तो मज़दूरों ने जुलूस निकाला। अब मज़दूर भी चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए हम आएंगे द लेबरर्स, और उसके बाद तरतीब की बात करें तो तरतीब में भी सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, और इसमें चूँकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेबरर, और उसके बाद निकालना। चूँकि सेकंड फॉर्म लगानी है तो पहली फॉर्म है टेक आउट, अब यहाँ पे हमने लगानी है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो हम कहेंगे लेबरर टुक आउट, और जुलूस को हम लोग प्रोसेशन कहेंगे, ठीक है। तो लेबरर्स टुक आउट प्रोसेशन, तो फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है।
तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस की तरफ। क्या आपके पास लाइसेंस था? जी हाँ। तो ये सवालिया फ़िक्रा है पहली बात। अगली बात हमने ये देखनी है कि क्या इसके अंदर वर्ब मौजूद है। जी हाँ, तो हम देख रहे हैं कि इसमें मेन वर्ब नहीं है, और जब मेन वर्ब नहीं हो तो इसका मतलब है कि हमने टेंसेस की तरफ नहीं जाना। ये उसके बाद हमने सबसे पहले देखना है मिल्कियत। मिल्कियत की निशानी पास रखता रखती रखते जिस्म के हिस्से हमारे पास मौजूद आ गया है। इसका मतलब कि ये मिल्कियत वाले सेंटेंसेस हैं। हम जानते हैं कि मिल्कियत वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट में हैज़ हैव लगाते हैं, यानी अगर वो फ़िक्रा है हूँ हैं वाला हो तो फिर हैज़ हैव लगाते हैं, और पास्ट में था थी थे वाले फ़िक्रे के लिए हैड यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बात डिसाइड कर ली कि यहाँ पे ये मिल्कियत वाला फ़िक्रा है और इसके अंदर पास्ट की मिल्कियत है, तो हमने हैड यूज़ करना है। तीसरी बात, चूँकि ये एक सवालिया फ़िक्रा है क्या, तो हैड जो है वो शुरू में यूज़ किया जाएगा। तो अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या आपके पास लाइसेंस था। तो अब चूँकि था लिखा हुआ है इसलिए स्टार्ट में लगाएंगे हम हैड, हैड के साथ यू। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि जब पास्ट हो तो फिर सब के साथ ही हैड यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, लेकिन अगर पास्ट की मिल्कियत हो तो वहाँ पे हम सब के साथ हैड ही यूज़ करते हैं। हैड यू आ लाइसेंस एल। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम इसके साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि जी नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो औरतें कपड़े कहाँ धो रही थीं। वो औरतें कपड़े कहाँ धो रही थी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जी हम बढ़ते हैं अपनी स्कीम की तरफ। तो सबसे पहले इसमें हम वर्ब मेन वर्ब ढूंढते हैं। मेन वर्ब है धोना। इसका मतलब है कि हम टेंसेस की तरफ जाएंगे। जी हाँ, तो टेंसेस में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है। तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है। और याद रखिएगा कि जब भी कंटिन्यूस टेंस आए तो पीछे टाइम की तरफ ज़रूर देखना है कि मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं उसके बाद हमने इसमें देखना है कि सब्जेक्ट, जी हाँ सब्जेक्ट मौजूद है और वो औरतें ज़्यादा हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद इसमें मुस्बत मनफी सवालिया देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट इसमें हमने ढूंढ लिया वो औरतें, और ये वो औरतें जो हैं वो प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, और इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हमने इसमें रूल देखना होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो रूल है उसमें हमने देखना होता है कि ऑक्सिलरी क्या यूज़ होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर यूज़ होता है और वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसके अंदर लगा रहे होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो चूँकि औरतें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के साथ वर यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने वर
और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ या वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब चूँकि ये सवालिया फ़िक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरतीब में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर आता है वर्ब, एंड पे आता है ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में चूँकि शुरू में आ जाता है, तो वो औरतें कपड़े कहाँ धो रही थीं, तो कहाँ के लिए जो वेयर आएगा, जी बेटा, तो याद रखिएगा ये WH वाली फैमिली आस्किंग या इंटरोगेटिव वर्ड जो होते हैं सवाल पूछने के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर वगैरह, ये सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। जी, तो दोबारा आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछने के लिए जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह के जो WH फैमिली है, इसके जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले ही हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख रहे होते हैं और फिर वहाँ पे कहाँ की इंग्लिश के लिए हमने लिख लिया वेयर। हेल्पिंग वर्ब जो है हमने कहा था कि इसमें वर यूज़ होगा क्योंकि ज़्यादा औरतें हैं। उसके बाद औरतें हो गई वेयर, वर, वुमेन, याद रखिएगा वुमेन की प्लूरल वुमेन होती है, कहीं भी एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाना, वेयर, वर, वुमेन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी धोना, वॉशिंग, वॉश के साथ आईएनजी, तो हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम इसको कह रहे होते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम लोग कह रहे होते हैं। तो वेयर, वर, वुमेन, वॉशिंग क्लॉथ्स। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये एक सवालिया फ़िक्रा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। जी, तो स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें दोबारा वर्ब ढूंढते हैं हम लोग, तो मेन वर्ब इसमें मौजूद नहीं है। जब मेन वर्ब ना हो तो फिर हमने देखना होता है कि ये मिल्कियत, तो इसमें पास रखता रखते जिस्म के हिस्सों का जिक्र भी नहीं है, मिल्कियत भी नहीं होगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये तारफ़ी फ़िक्रात हैं। तारफ़ी फ़िक्रात में हमारे पास जो ऑप्शन है हूँ हैं वाले फ़िक्रों में इज़-ए-अमार लगाएंगे, था थी थे वाले फ़िक्रों में वाज़वर लगाएंगे, गा गीगे वाले फ़िक्रों में विल बी शल बी लगाएंगे। तो यहाँ पे है हु हैं इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे हमने इज़ एम आर के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके जी। और इसके साथ साथ तारफ़ी फ़िक्रात में हमने ये भी देखना होता है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं जहाँ पे जगह का जिक्र चीज़ से पहले आया हो। जी हाँ, तो संदूक जगह है और कपड़े जो है नए कपड़े हैं वो चीज़ है, और जब जगह का जिक्र चीज़ से पहले आएगा तो वहाँ पे हम देर का यूज़ भी करेंगे। तो इसका मतलब इज़-ए-अमार का यूज़ भी करना है हमने और देर का यूज़ भी करना है। और नहीं वाला नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट भी आएगा। तो हम अब देर के साथ इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। ओके, देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। उन्होंने दरवाज़ा ना खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा ना खटखटाया। ना खटखटाया, नहीं खटखटाया, तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं स्कीम की तरफ। तो स्कीम के अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। जी बिल्कुल, इसमें वर्ब मौजूद है। वर्ब अगर मौजूद है तो फिर टेंसेस में आ जाएंगे। वर्ब मौजूद ना होगा तो फिर मिल्कियत और तारफ़ी फ़िक्रात में जाना होता है। तो वर्ब मौजूद है तो हम आगे टेंसेस में, खटखटाया वर्ब है। अब टेंस देखेंगे कौन सा है। जी हाँ, तो इसके एंड पे फिर हम देखते हैं कि है हूँ हैं, था थी थे, गा गी गे वगैरह नहीं है, तो आखिर में अलिफ आया हुआ है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अलिफ छोटी ए
अगर अकेला अलिफ आता है, छोटी ए आती है, या हमज़ा छोटी ए आती है, हमज़ा बड़ी ए आता है, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। और कभी कभी इसके एंड पर ता था भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी एंड पर यही अल्फाज होते हैं। अब अलिफ की वजह से हमने कहा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पहचान लिया, उसके बाद हम कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट को ढूंढें। तो सब्जेक्ट हमारे पास उन्हों मौजूद है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और अब चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें हमने मुस्बत, मनफी और सवालिया को भी लाजमन देखना है। जी हाँ, तो ये दरवाज़ा ना खटखटाया से पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं सिंबल के तौर पे इस तरह से करता हूँ कि अगर असर्टिव हो तो प्लस लगा लेते हैं, नेगेटिव हो तो नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन लगा लेते हैं, और अगर ये इंटेरोगेटिव हो तो यहाँ पे सवालिया निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो हम जानते हैं कि इसका रूल क्या है कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्या करना है? डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो अब उन्होंने दरवाज़ा ना खटखटाया, दे डिड नॉट, मैंने भी बताया डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, डिड नॉट नॉक द डोर, दे डिड नॉट नॉक द डोर। रूल की बात है तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो उस गाय के सींग ना थे। क्या उस गाय के सींग ना थे, तो ये सवालिया फ़िक्रा भी है, क्या की वजह से, और ना लगा हुआ है तो ये नेगेटिव भी है। बहरहाल स्कीम के अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या मेन वर्ब मौजूद है। जी, तो मेन वर्ब मौजूद नहीं है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही हम चलेंगे। तो जब मेन वर्ब मौजूद ना हो तो सबसे पहले हम उसमें मिल्कियत की निशानी ढूंढते हैं, और मिल्कियत की निशानी में हमारे पास क्या क्या निशानी है? पास, रखता, रखती, रखते और जिस्म के हिस्से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सींग गाय के जिस्म का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस मिल्कियत वाला है, और मिल्कियत भी कौन सी है? था, थी, थे वाली मिल्कियत है। तो अगर ये है, हूँ, हैं वाली मिल्कियत होती तो हैज़ है इस्तेमाल करते हैं। था, थी, थे वाली मिल्कियत के लिए हम लोग हैड यूज़ करते हैं। अब हैड को यूज़ करते हुए हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और चूंकि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी है इसलिए हैड अब स्टार्ट में आ जाएगा। हैड दिस काउ नो हॉर्न्स। जी, पहले भी आपको बताया था अगर तादाद का पता हो तो फिर नॉट लगाते हैं, अगर तादाद नहीं बताई जाएगी तो फिर नो यूज़ करते हैं, और एंड पे क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि ये एक सवालिया फ़िक्रा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी, लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच रहे थे। लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच रहे थे। जी हाँ, तो स्कीम के मुताबिक आप चलते हैं। अब मैं पूरे रूल्स यहाँ पर नहीं लिखूँगा, थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के लिए। जी हाँ, तो ये पहुँचना वर्ब है। जी, वर्ब हमें मिल गया, इसका मतलब टेंसेस में जाना है। रहे थे से पता चल गया कि हमारे पास ये पास्ट कंटिन्यूस है, और इसमें सब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है। और ये सेंटेंस का जो अगर हम रूल की बात करते हैं तो रहे थे, रही थे, जब भी कंटिन्यूस टेंस आता है तो पीछे टाइम को लाजमी देखना है। टाइम मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। और पास्ट कंटिन्यूस का मैं डायरेक्ट रूल लिख रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूस का रूल होता है वॉज वर्ब, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम लोग कहते हैं। जी हाँ, तो लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच
रहे थे। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो कौन जा रहा था जी? लोग जा रहे थे। ओके। और अगली बात यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऐड करता जाऊँ। ठीक है। तो लोग जा रहे थे तो पीपल, हेल्पिंग वर्ब वर ज़्यादा थे, जल्दी जल्दी जाने को हम लोग रशिंग कहते हैं, गोइंग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रशिंग में जल्दी जल्दी जाने का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। पीपल वर रशिंग टू द स्टेशन। ओके जी। पीपल वर रशिंग टू स्टेशन, STA। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियां ना थीं? क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियां ना थीं? रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें हमें कहीं पर भी मेन वर्ब नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि टेंसेस में नहीं जाना। इसमें फिर मिल्कियत भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पास रखता रखती रखते जिस्म के हिस्से मौजूद नहीं हैं। तो जब टेंस भी ना हो और मिल्कियत भी ना हो तो फिर ये तारफ़ी फ़िक्रात होता है। और तारफ़ी फ़िक्रात में है हूँ हैं वाले फ़िक्रों में इज़-ए-मार और था थी थे वालों में वॉज़-वर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वॉज़-वर को यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाना है। ठीक है। अब चिट्ठियाँ चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए वर यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा डाकिए का थैला जो है वो जगह है और चिट्ठियाँ जो है वो चीज़ है। जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ गया तो यहाँ पे देर का यूज़ भी होगा। तो वर का यूज़ होगा और देर का होगा और वर शुरू में यूज़ करेंगे क्योंकि सवालिया फ़िक्रा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वर देयर नो लेटर, बिकॉज कि तादाद हमें मौजूद पता नहीं है, मालूम नहीं है या बताई नहीं गई। वर देयर नो लेटर इन पोस्ट मैंस अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, बैग और क्वेश्चन मार्क। जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी? क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी? जी हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो वर्ब हमें नज़र आ रहे हैं, एक स्कूल पहुँचना और एक बारिश थमना। तो याद रखिएगा कि एक वर्ब जो मेन वर्ब होता है वो सेंटेंस की एक क्लॉज बनाता है। तो अगर कहीं पर दो वर्ब यूज़ हो रहे हों तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर उसके अंदर दो क्लॉजेज मौजूद हैं, यानी फ़िक्रे के दो हिस्से हैं, या आप कहें कि दो सेंटेंसेस को यहाँ पर मिलाया गया है। अब हम इसके साथ चलते हैं। सबसे पहले कि वर्ब तो मौजूद है, अंडरस्टूड हो गया, एक की बजाय दो मौजूद हैं जी यहाँ पे। उसके बाद सेंटेंस है चुकी थी, चुके थे। ठीक है। और ये इसके साथ हम इसकी पहचान करते हैं कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस मौजूद है। तो पास्ट परफेक्ट में कोई यूज़ ही हम बेटा उस वक्त करते हैं कि जब हमें एक काम के साथ दूसरे काम के बारे में बताया जाए। और इसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दवाई खा चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, या जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो आमतौर पे इस तरह के दो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक काम पहले मुकम्मल होता है, एक बाद में होता है। इसमें हमने देखना है कि जो काम पहले हुआ, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी। तो जनाब पहले बारिश थमी, बाद में ये लोग स्कूल पहुंचे। तो जो सेंटेंस पहले हुआ, जो काम पहले हुआ, उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो उसके बाद हुआ, राइट, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। जी हाँ। तो जो काम पहले हुआ, पहले क्या हुआ? पहले बारिश थम चुकी थी। ठीक है। तो हम उसके लिए
दूसरी बात यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में चूँकि लिख चुके हैं। क्या तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले बारिश थम चुकी थी? तो बारिश थम चुकी थी चूँकि पहले काम हुआ जी। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ, इसमें दो काम हैं। तो पहले बारिश थमी या पहले स्कूल पहुँचे? पहले बारिश थमी। तो जो बारिश पहले थमी इस हिस्से को हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे और स्कूल पहुंचने वाले हिस्से को हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ये इसकी पेयरिंग स्कीम है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। तो हम इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी? चूँकि इंटरोगेटिव है और यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो हैड, ओके। तो हैड के साथ चूँकि हमने इसको करना है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड होता है। हैड इट, इट जो हमने बताया था मौसम और वक्त बताने के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं। तो हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो मेन वर्ब इसमें हमने स्टॉप को रखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म को हमने यूज़ किया, हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर। अब ये जो हिस्सा है ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर यू रीच्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है स्कूल। तो आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। इस सेंटेंस को दोबारा से देख लें। इट का यूज़ किया मौसम और वक्त की वजह से, तो हैड इट स्टॉप रेनिंग, क्या बारिश थम चुकी थी? ठीक है। तो उसके साथ ही पहुंचने से पहले बिफोर यू रीच्ड, तो इस हिस्से को हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया है। ये जो हमारा पार्ट है इसको हमने पास्ट सिंपल में किया है और इस हिस्से को हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है विदाउट ऑक्सिलरी। तो ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि इसका एक पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में किया गया है और एक पार्ट जो है उसको पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में किया गया है। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? तो ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा है। स्कीम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या मेन वर्ब, यस मेन वर्ब ज़ाया करना मौजूद है। मेन वर्ब ढूंढने के बाद दूसरा काम हमारा होता है टेंस ढूंढना। तो ता है ती है के साथ हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस ढूंढने के बाद अगला काम क्या है, क्या हमने देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट, जी हाँ ये तलबा सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी देखना होता है कि ये मुस्बत है, मनफी है, सवालिया है। जी हाँ, तो ये सवालिया फ़िक्रा है। तो सवालिया फ़िक्रे का रूल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि वहाँ पे हमने डू या डज़ इस्तेमाल करना होता है और ये हमें पता है कि डज़ जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज़ करते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ डू यूज़ करते हैं। तो डज़ या डू को यूज़ करके फिर हमने इस सेंटेंस को बनाना है और इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और यहाँ पे कोई एस या यस यूज़ नहीं होगा। अब चूँकि ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, तलबा ज़्यादा हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर सब्जेक्ट्स ज़्यादा हों तो फिर वहाँ पे डू यूज़ होता है। और वैसे भी रूल में भी हमने पढ़ा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज़ यूज़ होता है, आई, वी, यू, दे के साथ डू यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम डू इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इस सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी तरतीब की तरफ। तरतीब में चूँकि ये सवालिया फ़िक्रा है तो सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और उसके बाद वर्ब आता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। और अगर इसमें कोई व्हाट, व्हेन, व्हाई और क्यों जैसा कोई लफ्ज़ मौजूद हो तो हम जानते हैं कि ये WH की फैमिली जो है ये हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू पहले लग जाती है। तो हम लगा देते हैं वाई। अब चूँकि डू यूज़ होना है और उसके बाद
ये तलबा, दीज स्टूडेंट्स, वाई, चूँकि क्यों पूछा गया, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा, वाई डू दी स्टूडेंट ज़ाया करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आएगी वेस्ट और टाइम। तो वाई डू दीज स्टूडेंट वेस्ट टाइम, और आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं कि तुम 3 दिनों से मजमून लिख रहे थे। तुम 3 दिनों से मजमून लिख रहे थे। जी हाँ, तो स्कीम को देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले लिखना, मेन वर्ब इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब हमने टेंसेस में रहना है। रहे थे आया, इसका मतलब कि ये को कंटिन्यूस टेंस है, और रहे थे पास्ट कंटिन्यूस है। हमने कहा कि जब भी कंटिन्यूस आएगा तो हमने पीछे देखना है कि टाइम तो नहीं है। जी हाँ, रहे थे भी है और पीछे टाइम भी मौजूद है, इसका मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है। रहे थे के साथ अगर टाइम होगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। जी हाँ, तो ये बन गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। और इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका रूल क्या होता है। इसका रूल हमारे पास है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है और आईएनजी यूज़ करना है। इसके अलावा टाइम के लिए हमने इसके अंदर सिंस या फॉर को भी यूज़ करना है, और उसका रूल हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। तो तुम 3 दिनों से मजमून लिख रहे थे। अब आ जाते हैं इसकी तरतीब की तरफ। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तुम, यू, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और अगेन आपको बता रहा हूँ अगर यहाँ पे नॉट लगाना होता तो हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाते। अगर इंटरोगेटिव होता तो सिर्फ हैड बाहर जाता, बीन अपनी जगह पे रहता। यू हैड बीन, उसके बाद क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, राइटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, इसको कुछ भी कह लें। यू हैड बीन राइटिंग एसे। ओके जी, तो क्या है, तुम 3 दिनों से, तो मैंने कहा था कि दिनों के लिए फॉर यूज़ होगा। ओके जी, फॉर 3 डेज। जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है तुम्हारे पास 4 खूबसूरत कलम नहीं हैं। तुम्हारे पास 4 खूबसूरत कलम नहीं हैं। जी, तो स्कीम की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें मेन वर्ब मौजूद है। जी नहीं, इसके अंदर मेन वर्ब मौजूद नहीं है। तो मेन वर्ब मौजूद ना हो तो फिर हमने मिल्कियत की तरफ जाना है। यस, मिल्कियत की निशानी पास इसमें मौजूद है। मिल्कियत की 3 निशानियां हैं, पास, रखता, रखती, रखते और जिस्म के हिस्से, मिल्कियत। और अब हम देखेंगे कि मिल्कियत कौन सी है हूँ हैं वाली, प्रेजेंट वाली मिल्कियत है। तो प्रेजेंट वाली मिल्कियत को हम हैज़ या हैव के साथ ट्रांसलेट करना होता है। अब यहाँ पे हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो तुम्हारे की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ चूँकि हैव लगता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक। और यहाँ पे खैर हम हैव को यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाएंगे। यू हैव। ओके, अब यहाँ पर तादाद बताई गई है। तो जब तादाद बताई जाएगी फिर नो नहीं यूज़ होता है, फिर नॉट यूज़ होता है। यू हैव नॉट 4 पेन्स। ओके, तुम्हारे पास 4 खूबसूरत कलम नहीं है, सॉरी खूबसूरत कलम है, खाली पेन नहीं है, तो हम ब्यूटीफुल पेन लिखेंगे।
यू हैव नॉट फोर ब्यूटीफुल पेन्स। ओके जी। लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे? जी हाँ, तो स्कीम के मुताबिक जमा होना मेन वर्ब मौजूद है, रहे होंगे से हमने टेंस पहचाना है, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। ओके जी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है और उसका इंटरोगेटिव है, सवालिया फ़िक्रा है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव वॉइस है। मुस्बत मनफी सवालिया देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। रूल की बात करते हैं तो रूल इसमें हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सा यूज़ होता है। जी हाँ, उसके साथ साथ देखेंगे कि रहे होंगे, चूँकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है तो पीछे टाइम भी देखना है, तो टाइम मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ही है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं है। और अब हम आ जाते हैं इसके रूल के ऊपर। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के लिए ऑक्सिलरी हमने पढ़ा था कि विल बी या शैल बी यूज़ होगी। अब चूँकि लोग पीपल ज़्यादा हैं तो विल बी यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा इसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद हम जानते हैं कि ये सवालिया फ़िक्रा है, और सवालिया फ़िक्रे की बनावट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और अगर कहीं पे WH की फैमिली हो तो उसने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आना है। तो इस कहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर। ओके। और विल बी, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होगा तो सिर्फ विल बाहर आएगा, बी अंदर ही रहेगा, क्योंकि बी ने फर्स्ट फॉर्म के साथ रहना है। तो वेयर विल पीपल बी, उसके बाद जमा होना गैदरिंग। ओके, ऑब्जेक्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है, वेयर विल पीपल बी गैदरिंग। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है ये ज़ेबा अपनी सहेली को राज बता चुकी होगी। ज़ेबा अपनी सहेली को राज बता चुकी होगी। तो जनाब स्कीम के ऊपर चलते हैं जी। राज बताना मेन वर्ब मौजूद है, चुकी होगी मालूम हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट है। ओके जी, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। और उसके बाद इसका रूल क्या है फ्यूचर परफेक्ट का? फ्यूचर परफेक्ट का रूल है जी विल हैव या फिर शैल हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ हम लोग करेंगे। जी हाँ, तो विल हैव शैल हैव में से आप देखेंगे कि ज़ेबा ने, तो ज़ेबा नाम है तो विल हैव यूज़ हो चुका होगा। और अब हम लोग इसके रूल के ऊपर बात कर ली कि विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो हम इसकी अब ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो ज़ेबा विल हैव राज बताना होता है ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड हर सीक्रेट। किसको बताया? अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को। टू हर फ्रेंड। तो हमने आज की इस वीडियो में तकरीबन हर टेंस में से एक एक दो दो सेंटेंस लेकर उसको ट्रांसलेट करने के मेथड पर बात की। आई होप सो कि अगर आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसी स्कीम को लेकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में आपको अगर कुछ सीखने को नई चीज़ें मिली हैं तो फिर लाइक तो बनता है
और साथ साथ इसको शेयर भी करते जाएं, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करते जाएं, बिकॉज़ यही हमारी तरफ से, आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।